क्या नेपाल क्रिकेट टीम को नए कप्तान की जरूरत है? देखिए, ये पहली बार नहीं होगा जब हम कप्तान रोहित पौडेल के बारे में बात करेंगे या फिर नेपाल के कोई नए कप्तान के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये शायद पहली बार जरूर होगा जब हम रोहित पौडेल की इनिंग्स की एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब जब कुशल बुटेल आउट ऑफ फॉर्म होते हैं काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, जब जब संदीप लामिछाने विकेट्स नहीं ले पाते हैं काफी क्रिटिसाइज होते हैं, जब जब आसिफ अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं काफी क्रिटिसाइज होते हैं, और उन सबके नंबर्स हमने आपके सामने रखे हैं और हमने उसके बारे में बात भी की है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि टीम की जीत के बाद खास करके कप्तान की परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं होती। मतलब कप्तान अगर खराब भी खेल रहा है पिछले 10-15 इनिंग से और टीम ठीक ठाक सिचुएशन में है तो उसके नंबर पर कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि पिछले कुछ मैच से नेपाल ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन पिछले साल और अभी रीसेंट टाइम्स में रोहित पौडेल की कोई ऐसी मेमोरेबल परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक झलक डालते हैं और देखते हैं कि रोहित पौडेल ने टी20 और ओडीआई दोनों में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस टाइम इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल रोहित पौडेल को कप्तानी से नहीं हटाएगा। जी हाँ, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने नंबर्स रखता हूं और फिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सबसे पहले अगर आप टी20 नंबर्स की बात करते हो तो पिछले 10 इनिंग अगर आप देखते हो रोहित पौडेल की तो आपको 27-5-7, 48-7, फिर एक हांगकांग के खिलाफ जहां पर टीम ने बल्लेबाजी नहीं करी तो उसको छोड़ देते हैं, 4 नॉट आउट, 37 नॉट आउट, और फिर एक यूएस वाला मैच था और जिसमें वो बल्लेबाजी नहीं की थी, फिर 18 रन। तो यूएस वाला वही मैच था जहां पर नेपाल 157 चेस कर रहा था, अनिल और आसिफ ने ओपन किया था जहां पर कुशल बुटेल के 40 आए थे, आसिफ ने हाफ सेंचुरी की थी, कुशल मल्ला 44 रन पर थे और नेपाल बड़े आराम से उस मैच को जीत गया था। वहां पर रोहित बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। लेकिन अगर आप रोहित के नंबर्स देखेंगे तो पिछले 10 मैच में आपको एक भी हाफ सेंचुरी नहीं दिखेगी। जहां जहां वो बल्लेबाजी करने आए, जब जब उनको मौका मिला, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 10 मैच में जहां पर हाफ सेंचुरी नहीं लगी। और ये कंसर्न वाली बात है क्योंकि टीम का कप्तान है। वहीं अगर आप अदर प्लेयर्स की तरफ देखो जिनको हम लगातार डिस्कशन में रखते हैं, जैसे कुशल बुटेल, पिछले 10 मैच में 3 हाफ सेंचुरी उनके पास है। आसिफ की तरफ देखोगे पिछले 10 मैच में 2 हाफ सेंचुरी उनके पास है, लेकिन रोहित के पास एक भी नहीं। और अगर आप हाफ सेंचुरी ना भी देखो क्योंकि टी20 है तो आप 30 रन भी काफी एनफ मानते हो, अगर एक बल्लेबाज 30 रन भी बनाता है तो वो भी वैल्यूएबल होता है। तो कुशल बुटेल की तरफ देखो, पिछली 10 इनिंग में उनके पास 730 प्लस स्कोर है। आसिफ के पास पिछली 10 इनिंग में 430 प्लस स्कोर है, वहीं रोहित के पास 230 प्लस है। 10 में अगर 2 बार ऐसा हुआ जब आपने 30 से ज्यादा स्कोर करे, पिछले 5 में ऐसा हुआ कि 3 बार आप सिंगल डिजिट पर आउट हुए, ये थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर होता है कि यार टीम परफॉर्म कर रही है उसके बावजूद कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और जब उससे पहले टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, मतलब पिछले साल आप उठाकर देखते हो, वहां भी रोहित की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। सो कप्तान टीम के चलने पर भी फिलहाल नहीं चल रहा है और टीम के ना चलने पर भी नहीं चल रहा। अब देखिए, जो सबसे पहली बात आती है निकल करके जब भी आप किसी प्लेयर के बारे में बात करते हो तो यह आता है कि यार कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जब आप उसकी इनिंग एनालिसिस करते हो तो आप देखते हो कि अगर लेट्स से मैं 3 बैटर्स को लेता हूं, आसिफ को ले लेते हैं, कुशल बुटेल को ले लेते हैं क्योंकि ये टॉप ऑर्डर वाले बैटर हैं, और रोहित को ले लेते हैं। आसिफ के बारे में हमने एक बहुत कॉमन सी चीज देखी है कि आसिफ काफी बार ना कुछ अननेसेसरी शॉट मारने में आउट होते हैं। मतलब उन्होंने एक चौका लगाया, एक फ्लिक लगाया, कुछ ऐसे अच्छी ड्राइव करी, उसके बाद ना थोड़ा ऐसा लगता है लालच आ जाता है, वो सोचते हैं यार 1-2 और मार देते हैं, और काफी बार उस 1-2 और मारने में टॉपेज लग जाता है या जहां पर जरूरत भी नहीं होती उसको खेल देते हैं और फिर वो वहां पर कुछ अननेसेसरी शॉट मारने में वो आउट हो जाते हैं क्योंकि रन बनाने की जल्दी होती है और वो आते ही सोचते हैं कि भाई चार्ज करते हैं। कभी जब प्रेशर में रहता है तो ज्यादा ही बॉल खेल जाते हैं, लेकिन यहां हम बात करें डिसमिसल की तो वो आउट हो जाते हैं। कुशल बुटेल की तरफ हमने काफी बार देखा है, वो काफी बार बाहर की बॉल खेलने में चले आते हैं कि भैया बॉल आ रही है, वो उसको खेलने चले गए, वो एज लग के पीछे स्लिप में आउट हो गए या फिर कीपर कैच हो गए। काफी बार वो गुड लेंथ वाली बॉल खेलने में आउट हो जाते हैं या फिर काफी बार वो भी तेज रन बनाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा देते हैं। लेकिन वहीं जब आप रोहित की तरफ देखते हो तो रोहित तो जल्दबाजी में नहीं दिखते हैं। रोहित एक वो खिलाड़ी है जो काफी काम कंपोज दिखते हैं, जो काफी अच्छा लगता है मुझे रोहित के बारे में। लेकिन दिक्कत क्या है, वो थोड़ा ज्यादा काम कंपोज हो जाते हैं, वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। बट स्टिल अगर आप रोहित की तरफ देखते हो तो उनका डिसमिसल ऐसा नहीं होता है कि वो तेज मारने में आउट हो गए या फिर उन्होंने 2-3 सिक्सेस लगाए या 2-3 फोर्स लगाए और उसके बाद एक और, क्योंकि अक्सर वो जब एक सिक्स लगाते हैं तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल खेलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक लगाने के बाद दूसरा लगाएंगे फिर तीसरा लगाएंगे, बिकॉज उनका वो स्टाइल नहीं है। तो रोहित पौडेल जो कि काफी संभल कर खेलते हैं, उसके बावजूद वो पिछले काफी मैचेस से रन्स नहीं बना रहे हैं और ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और सिर्फ टी20 के हाल नहीं है, ये हाल आपका ओडीआईज में भी है। अगर आप ओडीआई में उनकी पिछली 10 परफॉर्मेंस उठाकर देखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्टार्ट दिखेगा, थोड़े से रन्स दिखेंगे, कन्वर्जन नहीं दिखेगा। 35,
3 रन 23 37, फिर एक मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, फिर एक रन 2 बार आया था, फिर 96 यूएसए के खिलाफ आया, फिर 4 रन और 60 आया ओमान के खिलाफ। लेकिन ये जो 96 और 60 है, मतलब पिछले 10 इनिंग में जो 2 हाफ सेंचुरी आई है ओडीआई में, वहां पर दोनों लूजिंग कॉज में आई है, दोनों पहले बल्लेबाजी करके लूजिंग कॉज में आई है। ये थोड़ा सा कंसर्न भी है कि यार लूजिंग कॉज में हाफ से, बट स्टिल ठीक है, 10 मैच में 2 आई तो सही, बट ओडीआईज में ये बहुत अच्छे नंबर नहीं है। अगर आपके 10 मैच में 2 हाफ सेंचुरीज है तो ये कंसर्निंग है। लेकिन अगर ये जो 30s है, ये दिखाता है कि कन्वर्जन रेट काफी खराब है, क्योंकि आपको शुरुआत मिली, 50 ओवर का मैच होता है, और हमने रीसेंट टाइम्स में देखा कि रोहित कितना ज्यादा टाइम ले लेते हैं मिडिल ओवर्स में आकर के, वो टेस्ट स्टेटस ना होने के बावजूद वो टेस्ट खेलने लग जाते हैं। और काफी बार वहां पर ऐसा होता है कि उनके बाद जो बैटर्स आते हैं वो थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे हमने रिसेंट में देखा भी था कि भाई भीमशर की एक तरफ से रन्स कर रहे थे, तेज रन्स कर रहे थे, लेकिन रोहित दूसरी एंड से खड़े होकर काफी बॉल लेकर के वो चले गए और फिर इवेंचुअली उनका विकेट भी गिर गया। सो रोहित को लेकर के एक ये कंसर्न जरूर है कि वो दोनों ही फॉर्मेट में एज अ बैटर, अगर आप बात करो, बिकॉज कप्तान हो आप, अगर आपके रन्स नहीं आ रहे हैं तो ये कंसर्निंग है। सो एज अ बैटर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार 10 मैच में थोड़ी जज करते हैं, मतलब कप्तान है ना, वो आप नॉर्मल प्लेयर्स को जज करते हो, लेकिन कप्तान को लेकर के एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप कप्तान को ड्रॉप नहीं करते हो। 1 मैच 2 मैच 3 मैच में आप कप्तान को ड्रॉप करने के लिए काफी थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा डेटा बड़ा चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि आप 2 मैच में कप्तान को ड्रॉप कर दोगे, या 5 मैच अगर वो खराब खेलकर चला गया तो आप ड्रॉप कर दोगे कोई प्लेयर, क्योंकि आपने उसको कप्तान बनाया, आपने उसकी बहुत सारी अच्छी चीजें देखी, तब आपने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सो छोटी मोटी 5 इनिंग 6 इनिंग 8 इनिंग 10 इनिंग खराब देख करके उसे कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, थोड़ा लंबा डेटा देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना उनका 2024 का डेटा देखते हैं। 2024 ओडीआईज की अगर आप बात करोगे तो रोहित ने 14 मैचेस खेले हैं 2024 में, जिसमें उन्होंने 11 इनिंग में बैटिंग की है और 279 रन बनाए, जिसमें 96 उनका हाईएस्ट है। वही यूएस के खिलाफ जो मैच नेपाल हार गया था। एवरेज उनका 25 का, स्ट्राइक रेट 78 का, एक भी शतक उसमें नहीं है। मैं पूरे 2024 की बात कर रहा हूं, कोई 10 मैच की नहीं, पूरे 2024 की। और उनके पास 3 हाफ सेंचुरी है। अब आप सोचो 2024 में उनके पास 3 हाफ सेंचुरी है क्या, क्योंकि हम 2025 में फिलहाल हैं, अभी बहुत सारे मैचेस हुए नहीं है, तो डेटा हम 24 वाला पूरा देख रहे हैं। तो आप एक पूरे साल में 3 हाफ सेंचुरी लगाते हो, ये वाकई कंसर्निंग है। आपका एवरेज 25 का है और आप कप्तान हो टीम के, ये कंसर्निंग है। क्योंकि अभी फिलहाल ओडीआई जो है, अब तो खैर पिछले ये वाला आप CWC L2 का ये वाला लेग देखते हो, ये वाले मैचेस देखते हो, देन तो आपको सुकून जरूर मिलता है। लेकिन फिलहाल पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ओडीआईज में नहीं आई थी। तो यस, ये नंबर रिफ्लेक्ट करता है कि जब कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है तो टीम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिप डाउन हो जाती है। और ये अगर आप ओडीआईज की तरफ देख रहे हो तो ऐसा ही हाल टी20 में भी है। टी20 में रोहित ने 25 मैचेस खेले हैं 2024 में पूरे साल में, जिसमें 23 इनिंग्स बल्लेबाजी की है, 531 रन बनाए हैं। हाईएस्ट उनका 56 नॉट आउट है, एवरेज 26 का है, स्ट्राइक रेट 116 का है और 2 हाफ सेंचुरी। टी20 में पूरे साल में 2 हाफ सेंचुरी, ओडीआई में पूरे साल में 3 हाफ सेंचुरी। टी20 में स्ट्राइक रेट 116 का, 116 स्ट्राइक रेट टी20 में। इस टाइम पर हम स्टेज पर नहीं जहां पर हम 116 को सेलिब्रेट करें। सो यही नंबर्स देख करके बस सवाल दिमाग में आता है कि क्या इस टाइम पर नेपाल एक नए कप्तान की तलाश में। अब मैंने आपसे ऐसा कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, मतलब मेरा ओपिनियन नहीं, मुझे क्या लगता है इस टाइम की सिनेरियो देख करके। सो अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि रोहित पौडेल को चेंज किया जाएगा। वो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि आप कप्तान तब चेंज करते हो जब टीम की सिचुएशन खराब होती है। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देकर कप्तान चेंज नहीं करते, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देकर कप्तान को टाइम देते हो। मतलब अगर बहुत ही बुरी हो गई तब एक अलग केस है, लेकिन आप उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हो कि भाई टीम अच्छी सिचुएशन में चल रही है। बिकॉज कप्तान का मतलब ये भी होता है कि भाई सेकंड इनिंग में कैसा चल रहा है। जब वो बल्लेबाजी कर रहा है तब तो ठीक है, जब वो गेंदबाजी करवा रहा है तब वो कैसा कर रहा है, वहां पर भी हालांकि काफी सारे सवाल जरूर है रोहित को लेकर के। लेकिन इस करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पिछले 3-4 टी20 और 3-4 ओडीआईज को उठाकर देखोगे तो नेपाल एक अच्छे शेप में आया है। और मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छे शेप में आने के बाद स्टुअर्ट लॉ हो गए या फिर पारस खड़का हो गया या फिर कोई भी कैन के डिपार्टमेंट में से हो गया, कोई भी सोचेगा कि यार इस अच्छी सिचुएशन में से कप्तान को हटाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको और मौके अभी मिलेंगे, और अगर इन और मौकों में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो ये टीम के साथ बने रहेंगे। लेकिन इट्स हाई टाइम, ये वाकई में हाई टाइम है जहां पर रोहित को खुद भी सोचना चाहिए कि यार बहुत टाइम हो गया है और कुछ तो कहीं तो गलती हो रही है। मतलब जहां भी गलती हो रही है उस पर काम करने की जरूरत है, नेट्स में उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और फिर इवेंचुअली टीम जो है वो अच्छी सिचुएशन में आ जाएगी। बिकॉज हमने देखा एक अच्छा कोच आने के बाद, एक ऐसा कोच जिसका हेडसेट बहुत अच्छा है, जिसके विजन बहुत क्लियर है, उसके आने के बाद टीम
टीम में चेंजेस आए। सो जब एक अच्छा कोच या फिर एक डिफरेंट विजन वाला कोच आकर के चीज में बेहतरी कर सकता है, तो एक अच्छे विजन वाला कप्तान भी टीम में बेहतरी कर सकता है। मैं पिछले कोच को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए थे, उनके साथ रहते हुए भी नेपाल ने काफी अच्छे अचीवमेंट किए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ आप, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप बोलोगे कि यार स्ट्रेट लॉ को भी चेंज करो, बिकॉज जाहिर सी बात आप आगे बढ़ते हो, और जब जब आप आगे बढ़ते हो आप चाहते हो कि पीछे जो है उससे बेहतर आगे बढ़े। सो इससे पहले मॉन्टी डेसाई से आप आगे बढ़े, आप स्ट्रेट लॉ तक पहुंचे, वो स्ट्रेट लॉ ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आ रहे। आप जब इनसे आगे बढ़ोगे तो स्ट्रेट लॉ से बेहतर कोच की तरफ बढ़ोगे। तो ऐसा होता है कि जब भी आपका पीछे वाला कोच होता है, वो भाई उसने अपने टाइम पर अच्छा काम किया था, लेकिन अब और बेहतर हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि आगे भी और बेहतर हो। लेकिन रोहित के लिए ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है कि भाई आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भाई कप्तान कौन बनेगा, तो जब से संदीप ने कहा कि भैया मुझे कप्तान नहीं बनना है, अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार मुझे कप्तान नहीं बनना, यार मैं बेहतर होगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दूं, कप्तानी पर ध्यान ना दूं, और कोई और कप्तान बने तो ठीक है। सो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि भाई संदीप तो कप्तान नहीं बन रहे हैं, और कोई जो गेंदबाज होगा, बल्लेबाज होगा, उनकी तरफ नजर जा सकती है। हो सकता है कुशल पटेल की तरफ नजर चली जाए, हो सकता है सोमपाल कामी की तरफ नजर चली जाए, हो सकता है करण केसी की तरफ चली जाए, या हो सकता है कोई और भी खिलाड़ी हो जिसकी तरफ से ये इंडिकेशन है कि हाँ यार ये बढ़िया बंदा है, इसको हम कप्तानी दे सकते हैं। तो वो डिस्कशन शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि कैन अभी ये इस तरह से सोचेगा, बिकॉज टीम एक अच्छे स्पेस में, और वो चाहेगा कि यहीं से और बेहतर ग्रो हो, और कप्तान में जो थोड़ी बहुत चेंजेस की जा सकती है उस पर हो सकता है काम होते हुए दिखे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस टाइम पर नेपाल को एक नए कप्तान की जरूरत है, और अगर है तो आपके हिसाब से कौन होगा वो नया कप्तान? संदीप लामिछाने का नाम मत लेना, बिकॉज उन्होंने खुद ही मना कर दिया। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेल मी गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।